नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, ये सीआरपीसी का पार्ट है। ठीक, सीआरपीसी से हम लोग जो है एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप एलएलबी कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी एडवोकेसी मतलब किसी जो है एडवोकेट के अंडर में, या आप किसी कोर्ट में अपने मन से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप लोग बीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही 110% मेरे भाई। आज हम लोग जानेंगे मेरे भाई समन्स ट्रायल्स इन जो है समन्स केसेस के बारे में। क्या होता है, मतलब क्या होता है कि समन मामले की सुनवाई कैसे होती है दंड प्रक्रिया संहिता में, किस तरह से होती है, कौन से जो है सेक्शन में होती है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जो कि आप लोगों को जो है लीगल से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड होती रहे। चाहे किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई जानकारी हो, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड होगी। प्लस आप लोग को बता दूँ, कोई जो है कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी हो, वो भी प्रोवाइड होगी। प्लस लॉ के स्टूडेंट तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है मेरे भाई। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं। ये आप लोग को बता दूं, जो है अध्याय नंबर जो है 20 के तहत जो है धारा जो है 20 मतलब 251 से लेकर के 259 तक पूरी तरह से ये एक्सप्लेन किया गया। और हम लोग फुल डिटेल्स जो है लेक्चर्स इसमें देखेंगे, ठीक, प्रोवाइड करेंगे हम आपको। और आप लोग अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से ध्यान लगाकर सिर्फ सुन लीजिएगा एक बार, नहीं तो नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ये अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में होंगे अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये काम आएगा ये। और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा 110%। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए मैं आपको इंग्लिश में इसलिए नहीं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इंग्लिश में पढ़ाता फिर भी हिंदी में समझाना पड़ता, लेकिन आप हिंदी में एक बार समझ लेंगे बढ़िया तरीके से तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक, बाकी आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इंग्लिश में ही आप लोगों को जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक, टेंशन मत लीजिए, जो वादा किया हूँ वो निभाऊँगा आपके प्रति। देखिए ये दिया गया सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज डब्लू के मुताबिक समन केस वह केस होते हैं जो वारंट केस नहीं होते पूरी तरह। सही बात है। समन मामलों में जुर्माना या 2 साल से कम कारावास की सज़ा दी जाती है, ये जानिए। और जो है समन मामले केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय होते हैं, मतलब जो है मजिस्ट्रेट ही समन मामले सुनवाई करता है, जबकि पुलिस ये सब सारी चीज़ें नहीं। ठीक, समन मामलों के तहत अभियुक्त को अपराध के सार को बताना पर्याप्त है या लिखित रूप में आरोप तय करना आवश्यक नहीं है पूरी तरह से। उस उपधारा का विवरण जिसके लिए व्यक्ति अभियुक्त है उसे बताया गया हो पूरी तरह से। ठीक, ये आप लोग का जो है डिफिनीशन दिया गया, ये आपका जो है बताया गया 2 के क्लॉज नंबर सेक्शन याद रखिए 2 के डब्लू में। ठीक, ये सेक्शन ज़रूरी है और ये ऐसे ही आप लोगों के जो है बढ़िया तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है, लिखनी है। 3 से 4 पेज आपको क्वेश्चंस में लिखना ही है हर हाल में। अगर आप जा सकते हैं तो 5 पेज ही जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत जाइएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन समन मामलों के लिए जो है प्रक्रिया कौन कौन से सेक्शन में है। 251 में दिया गया है आरोप के सार का कथन किया जाना, और 252 में दिया गया दोषी होने के अभिभावक पर जो है दोष सिद्धि करके दिया गया है। और 253 में दिया है छोटे मामलों में अभियुक्त की जो है अनुपस्थिति में दोषी होने का अभिभावक पर दोष सिद्धि। और अगला दिया 254 में ऐसे दिया दोष सिद्ध ना होने पर प्रक्रिया दिया गया। 255 में दिया दोष मुक्त या दोष सिद्धि करके दिया गया है। और आपको बता दूं, जो आपके पास बेर एक्ट होगा तो आप इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो वहाँ खोल लीजिएगा, सेक्शन पे जो है टिक लगाइएगा और इंग्लिश में नोट डाउन करते जाइएगा। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति या विरुद्ध जो है दिया गया है 256 में। और 257 में दिया गया शिकायत वापस लेना। और 258 में दिया है कुछ मामलों में कार्रवाई रोकने की शक्ति इसमें प्रोवाइड की गई है। और 259 में दिया है समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने के न्यायालय की शक्ति होती है पूरी तरह से। और 250 में दिया गया उचित उधार के बिना आरोप लगाने के लिए जो पूरी तरह से मुआवजे ये दिया गया है। 250 तक दिया गया। ऐसे ही आपको जो है 257 मतलब ऐसे करके दिए गए हैं, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। अब 251 से स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। आरोप के सार का कथन किया जा रहा है, ये 251 में दिया गया। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, जब समन के मामलों में अभियुक्त उपस्थित होता है या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, या मतलब जो है जब समन के मामले उस पर जो है होते हैं
तो या उपस्थित होता है अभियुक्त या जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो अपराध का सार या विवरण उसे बताया जाएगा पूरी तरह से और पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का दावा करता है या मुकदमा चलाने का पूरी तरह से दावा करता है। औपचारिक आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, सही बात है। उससे पूछा जाएगा, मतलब वो जो होगा जो भी जिसके खिलाफ जो है मामले, वो उससे पूछा जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्या जो है आप इसमें जो है दोषी मुक्त हैं या आप जो है इसमें मुकदमा चलाना चाहते हैं या आप और कुछ जो है दावा करते हैं कि जो है कोई चीज़ है मैं दोषी नहीं हूँ, ये सब सारी चीज़ें आपको। और ऐसा नहीं है, कोई उस पर दबाव नहीं है, ठीक, कोई दबाव नहीं है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। इसीलिए जो है पुलिस का बयान जो है नहीं माना जाता है। जब मजिस्ट्रेट सुन लेता है, जब जुडिशरी कस्टडी में जाते हैं, तब वहाँ से आप लोग को जो है सज़ा का प्रावधान यह सारी चीज़ें दिए जाते हैं। ठीक, क्योंकि जब आप पुलिस के जो है हिरासत में रहेंगे तो हो सके पुलिस दबाव बना करके आपके ऊपर दबाव बना करके जो है बयान ले ले कोई चीज़, तो इसीलिए वहाँ का मान नहीं होता है। वहाँ भी प्रूफ किया जाएगा तब आपका मान्य होगा। ठीक, 252 में दिया गया दोषी होने के अभिभावक पर जो है दोष सिद्धि करके दिया गया। यदि अभियुक्त दोषी होने का अनुरोध करता है तो उसकी दलील को रिकॉर्ड में लिया जाएगा। ये जानिए, उसके दलील जो उसकी बातें होंगी, दलील का मतलब यह होता है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और जो है मजिस्ट्रेट अपने विवेक पर उसे दोषी ठहरा सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के जो है माइंड पे जो है डिपेंड करेगा कि उसे दोषी ठहराएगा कि नहीं ठहराएगा, जब वो अपनी सारी चीज़ें बताएगा, अपनी बातें। ठीक, 253 में कहा गया कि छोटे मामलों में अभियुक्तों की जो है अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर जो है दोष सिद्ध। इसमें दिया गया, देखिए, यह खंड उस प्रक्रिया को प्रदान करता है जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के तहत समन जारी किया जाता है। 206 के तहत जो है समन जारी किया जाता है। इस धारा को उस धारा से कोरिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, कहा गया अभियुक्त अपराध की दलील पर अपनी अनुपस्थिति में आरोप के लिए दोषी होने का अनुरोध करता है पूरी तरह से। ठीक, आरोपी को दोषी ठहराने और सज़ा देने का विवेकाधिकार पूरी तरह से मजिस्ट्रेट को दिया गया है। सही बात, वहीं से जो है केस आपका जो है तैयार होता है, वहीं से आपका जो है मुकदमा तैयार होता है। वहीं अगर आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से डिफाइन हो गए, आप आरोपी नहीं पाए गए, तो आपको मजिस्ट्रेट वहीं से जो है छोड़ देगा। लेकिन अगर आप पाए गए, उसके माइंड पे डिपेंड किया, आप बताएं अपनी सारी चीज़ें, फिर आपको भेजेगा कोर्ट, सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है मामला। ठीक, व्यक्ति की ओर से पेश होने, यह जो है धारा अभियुक्त व्यक्ति की ओर से पेश होने वाले जो है प्लीजर को उसकी ओर से दोष स्वीकार करने की अनुमति देती है। जुर्माना एक जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक, डाक के माध्यम से। अगला सेक्शन देखिए, 254 कह रहा है दोष सिद्ध ना होने पर प्रक्रिया क्या होती है। जब दोष सिद्ध नहीं होती तब प्रक्रिया क्या होती है, ये जानिए। मान लीजिए कि आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 253 के तहत दोषी नहीं ठहराया गया पूरी तरह से, तब क्या होगा। उस मामले में मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेगा, पूरी तरह से रिकॉर्ड करेगा, और बचाव पक्ष की सुनवाई और साक्ष्य भी लेगा पूरी तरह से। दोनों पक्ष की सुनवाई करेगा, जो बचाव पक्ष का रहेगा या जो है पूरी तरह से जो है उसके जो है अभियोजन पक्ष का जो होगा। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर गवाह को समन जारी किया जाएगा। गवाहों की उपस्थिति के लिए उचित खर्च अदालत में जमा किया जाएगा। पूरी तरह से जितना भी खर्च होगा वो जमा भी किया जाएगा, वो जमा भी करना होगा। ठीक, और गवाह को भी ला सकते हैं, प्रस्तुत भी किया जाता है जब उसको लगेगा, मजिस्ट्रेट को उसके जो है माइंड पे लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से केस है और इसके गवाह कौन है, विटनेस कौन है, तो वहाँ ला करके आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा और वो गवाह भी बताएगा आपके बारे में, मतलब जो जो चीज़ें हैं वहाँ प्रस्तुत करा, तब जा कर के जो चीज़ें हो सकती हैं। आगे देखिए, 255 दिया गया दोष मुक्त या दोष सिद्ध। रिकॉर्ड पर साक्ष्य लेने के बाद यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह अभियुक्त को जो है पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर देगा, वहीं से जो है छोड़ देगा। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तब क्या होगा, तो मजिस्ट्रेट या तो सीआरपीसी के धारा 325 या 365 के तहत कार्रवाई करेगा या उसके लिए सज़ा पारित करेगा। ये जानिए, सेक्शन नंबर याद करते रहिए मेरे भाई। 325 या 365 के तहत जो मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा या उस पर जो है सज़ा सुनाएगा। उस पर जब कार्रवाई होगी तभी सज़ा होगा।
अगला सेक्शन देखिए 256 कह रहा है शिकायतकर्ता के पेश ना होने या उसकी मृत्यु हो जाने पर क्या होगा। जब शिकायतकर्ता पेश नहीं हो रहा, समन जब जारी हुआ और नहीं पेश हो रहा है या उसकी मृत्यु हो जाए अचानक, तब क्या चीज़ हो सकता है। ये सेक्शन जो है 256 कह रहा है भाई। इसमें देखिए क्या कह रहा है। ये धारा केवल एक शिकायत पर जो है संदिग्ध समन मामलों में लागू होता है जहां शिकायतकर्ता सुनवाई की तारीख या इस तरह तय की गई तारीख पर अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पूरी तरह से जो है बरी कर सकता है या किसी कारणवश वह मामले को अगली तारीख तक जो है मतलब स्थानांतरित कर सकता है, मतलब उसे टाल सकता है। जब किसी कारण हाँ ये चीज़ नहीं उपस्थित हुए तो उसे टाल सकता है, अगली जो है तारीख को सुनवाई होगी। यही चीज़ें होती है। यदि शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व प्लीजर के माध्यम से किया जाता है या जहां उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट दे सकता है, पूरी तरह उसे खत्म कर सकता है, वहीं बाइज्जत बरी कर सकता है। ये चीज़ें कहा गया। ठीक, सेक्शन नंबर 257 इसमें कह रहा है शिकायत वापस लेना। जब सारी चीज़ें हो जाए, अगर आप दोनों में सुलह हो गया, अगर मजिस्ट्रेट से आप शिकायत वापस लेना चाहते हैं कि सर ऐसी ऐसी गलती मुझसे हो गई और हम दोनों ने जो है जोश में आकर के सारी चीज़ें कर दी, घटनाएं हो गई और FIR कर दिया, आपके पास पहुंचा केस, ये सब सारी चीज़ें, अगर आप शिकायत अपना वापस लेना चाहते हैं तब क्या चीज़ हो सकता है। तो इसमें आप लोग को जो है सेक्शन नंबर 257 के तहत आपको शिकायत वापस लेने का जो है ये प्रावधान इसमें दिया गया। अंतिम आदेश पारित होने से पहले कभी भी शिकायत को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से वापस लिया जा सकता है। जब तक लास्ट जो है आदेश ना पारित हो जाए, ऑर्डर ना पारित हो जाए, तब तक आप शिकायत वापस ले सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक, को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से वापस लिया जा सकता है। इसका प्रभाव अभियुक्तों के बरी होने पर पड़ेगा। सही बात है। ठीक, अब अगला सेक्शन देखिए 258। कुछ मामलों में कार्यवाही रोकने की शक्ति क्या है, मजिस्ट्रेट के पास है 258। ये मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। देखिए ये धारा शिकायत के अलावा अन्य समन मामले में भी लागू होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ग या कोई अन्य मजिस्ट्रेट उचित कारण के साथ निर्णय सुनाए बिना किसी भी स्तर पर कार्रवाई को रोक सकता है। उसके जो है विवेकाधिकार पर वो करेगा, वो कार्रवाई को रोक भी सकता। मजिस्ट्रेट को ये पावर है। जरूरी नहीं आपके कहने पर जो मजिस्ट्रेट नहीं सुनवाई करेगा। मजिस्ट्रेट का जब मन करेगा, जब चीज़ें सही लगेगी तभी जो है वो सुनवाई करेगा, नहीं तो उसे टाल सकता है, उसे जो है अलग डेट दे सकता है, उसके पास पावर है। कार्रवाई रोकने का प्रभाव क्या पड़ता है देखिए। यदि मुख्य गवाह के साक्ष्य लेने के बाद कार्रवाई रोक दी जाती है तो इसका प्रभाव अभियुक्तों के जो है बरी होने पर पड़ेगा पूरी तरह से। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि मुख्य गवाह के साक्ष्य लेने से पहले कार्यवाही रोक दी जाती है तो इसका प्रभाव अभियुक्तों के जो है आरोप मुक्त पर पड़ेगा। ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा जब जो है कार्रवाई रोक दी जाती है सेक्शन नंबर 258 के तहत। 258 आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब 259 देखिए, समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की जो है न्यायालय की शक्ति क्या होती है। देखिए जब समन मामला रहता है तो न्यायालय को जो है दिया गया है, उसको राइट है कि वो वारंट मामले में उसको परिवर्तित कर सकता है। कौन से सेक्शन के तहत, 259 के तहत। इसमें क्या कहा गया है, समन के मामले को वारंट मामले में तब बदला जा सकता है जब वह 6 महीने से अधिक के कारावास, ये 6 महीने आप लोग टिक करिए, कारावास से दंडनीय हो और यह न्याय के हित में हो, पूरी तरह न्याय के हित में हो। वारंट ट्रायल के रूप में मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी, पूरी तरह से वारंट ट्रायल के रूप में जो उसे सुनवाई की जाएगी और गवाह को परीक्षा के लिए वापस पूरी तरह से बुलाया जा सकता है, तब जो इसे ट्रांसफ़र कर सकती है। ये चीज़ें होगी। देखिए धारा 397 CRPC संशोधन के लिए कॉल रिकॉर्ड, ये सब सारी चीज़ें क्या है तो इसमें आप लोग जो है अगली बार जो है इसको पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट वो टॉपिक है। इतने जो है आप लोग जो है 259 तक आप लोग सेक्शन नंबर जो है जान चुके हैं। इसमें 251 से लेकर के 259 तक तो पूरी तरह से अच्छे तरीके से आई होप है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम आप लोग जो है बता दूँ 7985535991 पर, इस पर व्हाट्सअप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, कॉल नंबर दोनों है। इस पर कॉल करके मैसेज करके किसी भी लीगल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो, आपको यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या PCHA की तैयारी कर रहे हैं या लीगल सेल से रिलेटेड आप लोग जानकारी चाहते हैं, ठीक,
या किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप में अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो है आपके जो है सिलेबस वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज जो है या आपके जो है कोर्सेस वाइज जो है अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। ठीक, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।